कहानी की स्टार्टिंग माचो जनजाति के कुछ खूबसूरत लड़कियों को दिखाते हुए होता है, जिन्हें शहर के सबसे ज्यादा खतरनाक माफिया बॉस के सामने लाया जाता है। बॉस जब सभी खूबसूरत लड़कियों को देखता है तब सभी के कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये देखकर लड़कियां थोड़ी झिझक रही होती हैं, लेकिन तभी गांव का मुखिया उन्हें फोर्स करता है कि बॉस जो कहेंगे वो उन्हें करना होगा, इसलिए सभी लड़कियां अपने कपड़े को उतारने लगती हैं। बॉस सभी खूबसूरत लड़कियों के कंधे को नोटिस करता है और उसके बाद वो गुस्से में चाय की प्याली को तोड़ देता है और सभी लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। पता चलता है कि माफिया को बचपन से ही बर्निंग हार्ट गू का श्राप मिला था, जिस वजह से वो 30 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। उसी श्राप को तोड़ने के लिए माचो जनजाति की ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसके कंधे पे फ्रॉस्ट फ्लावर का बर्थमार्क बना हो। अगर वो फ्लावर वाली लड़की अपनी इच्छा से माफिया बॉस के साथ रहने के लिए मान जाती है तो इसका श्राप टूट जाएगा, नहीं तो 30 साल होने पे श्राप की वजह से उसे मरना ही होगा। और अब इसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम बचा होता है, इसीलिए वो इस समय इतने ज्यादा गुस्से में होता है। गाँव के मुखिया और साधु से जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने माफिया बॉस के लिए वो सब कुछ किया था। साधु ने श्राप तोड़ने का तरीका बताई और मुखिया इसके पास सभी अपने जनजाति के लड़कियों को लेकर आया, लेकिन फिर भी ये लोग श्राप तोड़ने में असफल रहे। दूसरी तरफ हम उसी फ्लावर वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम अनु होता है, जो कि इच्छा वृक्ष पेड़ के पास बैठकर प्रे कर रही होती है ताकि वो यूनिवर्सिटी जा सके। तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि उसका एंट्री कार्ड आ गया है क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ से डर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसे जाने नहीं देगी, इसीलिए उसकी फ्रेंड उसकी माँ से बात करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो किसी और का आदमी होता है, इसलिए वो जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करा देता है, जिसमें वो तो किसी तरीके से बच जाता है और लकीली अनु के पास पहुंच जाता है। वो अनु से मदद मांगता है। अनु भी उसकी मदद करने के लिए लोगों को बुलाने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन तभी माफिया बॉस को अनु के कंधे पे बना हुआ फ्लावर बर्थमार्क दिखाई दे देता है, जिसे देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अनु के कपड़े उतारने के लिए फोर्स करने लगता है और फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जो कि अनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए वो अपना पूरा ताकत लगाकर उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका हेयर पिन यहीं पे गिर जाता है और तभी यहाँ पे माफिया बॉस का पर्सनल गार्ड भी आ जाता है। माफिया बॉस को अनु का हेयर पिन मिलता है, वो उसे लेकर उसे ढूंढने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जिसकी सौतेली माँ उसके एंट्री कार्ड को फाड़ देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो मुखिया के बेटे से शादी करने के लिए फोर्स करती है। मुखिया का बेटा जो कि मानसिक रूप से कमजोर होता है, इसीलिए शादी करने पे अनु को दहेज ज्यादा मिलता और यही सौतेली माँ चाहती थी क्योंकि वो उसके पैसों से अपने बेटे की लाइफ बनाना चाहती थी, इसीलिए वो अनु को किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहती थी। और जो अनु होती है उसे पहाड़ की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि यहाँ पे मर्दों की ही हुकूमत चलती थी, इसीलिए वो इस जगह को पूरी तरीके से छोड़ना चाहती थी, जिसके लिए एकमात्र रास्ता था पढ़ाई करना। इसका जब वो विरोध करती है तब उसकी सौतेली माँ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे माफिया बॉस का आदमी आ जाते हैं जो कि उसे मारने से रोकते हैं और तभी यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है और कहता है कि अनु उसकी होने वाली पत्नी है। ये सुनते ही अनु के पूरे फैमिली वाले उसके सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि माफिया बॉस कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद माफिया बॉस अपने साथ लाए काफी सारा सोना उन्हें देने का ऑफर करता है और कहता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो अनु भी सोचने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो गांव के मुखिया के बेटे से शादी करती है तो वो किसी तरीके से इस जगह को छोड़ नहीं सकेगी, लेकिन अगर वो इस लड़के से शादी करती है तो उसे पढ़ने का एक मौका मिलेगा, इसीलिए ये भी माफिया से शादी करने का फैसला करती है और पहले ही उससे पूछ लेती है कि क्या उसे पढ़ने की इजाजत वो देगा। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो अनु को अपनी बाहों में उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम माफिया बॉस को देखते हैं जो कि साधु के साथ बात कर रहे होते हैं। साधु उसे कांग्रेस कर रही होती है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद फाइनली उसे वो लड़की मिल गई, लेकिन साथ ही वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी नहीं करती है तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर लेती है और तुम्हारे साथ रिलेशन बना लेती है तो उसके बाद वो मर जाएगी, इसीलिए सारी चीजें सही से हो इस बात का तुम ध्यान रखना। तभी यहाँ पे अनु आ जाती है। अनु को देखते ही साधु यहाँ से चली जाती है। अनु माफिया बॉस से शादी करने के लिए मना कर देती है। ये देखकर वो उसे अपने पास खींचता है। तब अनु उसे माफी मांगती है और कहती है कि पहाड़ से बाहर निकलने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। ये सुनकर माफिया बॉस कहता है कि क्या तुम मेरा यूज कर रही हो। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद माफिया बॉस मन में सोचने लगता है। उसे पता होता है कि अगर वो जल्दीबाजी करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए वो उसका साथ देता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे जानती नहीं हो इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये शहर की जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें पसंद आ गया तो तुम मुझसे शादी कर लेना और तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। ये सुनकर अनु भी सोचती है कि इसके बारे में क्या क्या बातें मैंने सुनी थी कि कितना ज्यादा क्रूर है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो मान जाती है और कहती है कि बदले में मैं तुम्हारे घर के काम कर दूंगी। तब यहाँ पे माफिया बॉस का आदमी आता है जिसे देखकर वो साय हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसका आदमी उससे पूछता है कि अगर ये लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ रिलेशन नहीं बनाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर माफिया बॉस कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ सोने के लिए रेडी है। इसी तरफ हम अनु को देखते हैं जो कि घर के नौकर के साथ होती है और घर में लगे हुए सभी चीजों को देख रही होती है, जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव,
ये सारी चीजें उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। तब वो बताती है कि वो हमेशा से ही पहाड़ पे रही है, इसलिए उसे इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। नौकर बताता है कि वो पहली औरत है जिसके साथ माफिया इतने अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, क्योंकि आज तक वो किसी के साथ इतने नर्म से पेश नहीं आता है। अनु ये बातें सुनती है और गलती से उसके हाथ से एक पॉट नीचे गिरकर टूट जाती है, जो कि 100 मिलियन की होती है। इसे देखकर दोनों डर जाते हैं और उसे समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे माफिया बॉस की कसन आ जाती है, जिसे अनु पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अनु गांव की लड़की है और इस लड़के से वो प्यार करती है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो उसे परेशान करने का फैसला करती है और नंगे हाथों से स्पॉट के टुकड़े को उठाने के लिए कहती है। अनु भी अपनी गलती को देखते हुए उसे उठाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन ऐसा करने से तुरंत उसके हाथ में कट लग जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है, अपने कटे हुए हाथ से उसे समेटने की कोशिश कर रही होती है। और तभी यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है। उसे देखते ही कसन उसके क्लोज जाती है और बताती है कि वो अनु को सजा दे रही है, क्योंकि उसने उसका 100 मिलियन का पॉट तोड़ दिया है। लेकिन माफिया बॉस उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए। और फिर वो अनु को अपने साथ लेकर जाता है। वो उसके हाथों पे पट्टी करता है, साथ ही वो घर के नौकर को भी डांटता है कि जब उसकी कसन अनु के साथ ये सारी चीजें कर रही थी तब वो शांत क्यों खड़ा था। ये सुनकर नौकर माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माफिया बॉस उसके कपड़े को देखता है और कहता है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हो। वो कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा। तब वो उसके लिए कपड़े बनाने के लिए खुद ही उसके मेसर लेने लगता है और उसके क्लोज आने लगता है। इस तरीके से वो काफी शाय होने लगती है और वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। तभी यहाँ पे माफिया बॉस का आदमी आता है और माफिया बॉस से कहता है कि मैं उस लड़की के कपड़े का इंतजाम कर दूंगा, जिसे पहनकर वो इस दुनिया से अंतिम विदाई लेगी। ये सुनकर माफिया बॉस को अनु के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। दूसरी तरफ हम कसन को देखते हैं, जो कि अब तक अनु के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर चुकी होती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है वहीं पे भी अनु न्यू स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे वहाँ पे परेशान करने के बारे में सोचती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने सर्वेंट के हाथों अनु के पास एक ड्रेस भेज देती है और बताती है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं। अनु भी नादानी में उस कपड़े को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम कसन को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होने के बाद फ्रेशर की पार्टी एंजॉय कर रही होती है। कुछ समय के बाद यहाँ पे अनु भी आती है, जिसने अपने पूरे बॉडी को कवर किया होता है। उसे देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी कसन इसके बारे में बता देती है। इसके बाद सभी मिलकर उससे परेशान कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं, जिसे अपने आदमियों से अनु के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाता है। इधर यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स के साथ सीनियर्स भी अनु को परेशान करने लगती हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि अनु गांव की एक जंगली लड़की है, जो कि शहर के माफिया बॉस को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए फंसाने की कोशिश में लगी हुई है। इसे लोगों का ध्यान आकर्षित करना पसंद है। ऐसा कहते हुए सभी उसके पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाने लगते हैं और साथ ही कुछ लड़के आगे बढ़कर उसके कपड़े को भी फाड़ने की कोशिश करने लगती हैं। इसमें अनु अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस और कमजोर समझ रही होती है, क्योंकि वो अपने आप के लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रही होती है। और तभी यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है। माफिया बॉस को देखते ही सभी डर जाते हैं और अनु से दूर हो जाते हैं। फिर माफिया बॉस गुस्से में सभी लड़कियों को बातें सुनाता है और इसके बाद वो अनु के पास जाकर अपने जैकेट से उसे ढक देता है। फिर उसे वो अपनी बाहों में उठाता है और चुपचाप वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहाँ से हटने के बाद अनु बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि जब वो शहर में जाएगी तब सभी लोग उससे प्यार से पेश आएंगे। ये सुनकर माफिया बॉस उसे समझाता है और बताता है कि हर जगह की लाइफ ऐसे ही डिफिकल्ट होती है, हमें ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाना होता है। लेकिन अनु बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, इसलिए वो अपनी मरी हुई दादी को याद कर रही होती है और साथ ही अपने हेयर पिन के बारे में सोच रही होती है। ये देखकर माफिया बॉस उसे पूरी तरीके से बदलने का फैसला करता है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे स्टाइलिस्ट एंड कुछ ब्रांडेड कपड़े को भी मंगा देता है और थोड़ी देर के अंदर अनु की स्टाइलिस्ट उसे पूरी तरीके से बदल देती है। वो उसका मेकओवर करती है, साथ ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। दूसरी तरफ माफिया बॉस का जो खास इंसान होता है जे, उसे ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो माफिया बॉस को इन सारी चीजों को करने से रोकता है और कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि आप किसी के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब माफिया बॉस को तो अनु के लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन वो इस बात को दबाता है और जे से कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस मरते हुए इंसान की कुछ इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं, जो कि अनु की इंसल्ट करने के बाद काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो गांव की लड़की है, इसलिए उसे गांव में ही रहना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे अनु अपने बदले हुए अंदाज के साथ आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अनु इतनी भी ज्यादा सुंदर लग सकती है। ऊपर से माफिया बॉस भी अनु को देख रहा होता है और वो उससे प्यार कर बैठता है। इधर पार्टी में आए कुछ लोग अनु के फैशन डिजाइन से, उसके कपड़े से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और जे को पता चलता है कि माफिया बॉस का जो दुश्मन है वो उस पे हमला करने वाला है, इसलिए वो बॉस को आगाह कर देता है। दूसरी तरफ इनका डांस कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमेशा ही माफिया बॉस अपने कजन के साथ डांस करता था, तो इस बार वो अपना पार्टनर किसे चुनेगा। कजन को भी कॉन्फिडेंस होता है कि वो अच्छा डांस करती है, इसलिए माफिया बॉस उसे ही चूज करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब यहाँ पे माफिया बॉस आता है तब वो उसे ना चूज करके अनु को चूज करता है। अनु से बताती है कि उसे डांस करना नहीं
नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसे ही चूज करता है। फिर डांस स्टार्ट होता है। डांस के बीच में अनु गलती कर रही होती है, लेकिन वो उसे संभालता है और साथ ही उसे गाइड भी करता है, जिस वजह से अनु थोड़ी देर के अंदर उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और उसके साथ अच्छी तरीके से डांस करती है। फिर माफिया बॉस उसे उसका हेयर पिन भी देता है, जिसे देखकर अनु काफी खुश होती है और फिर वो उसे एक बार फिर से शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर वो सोचती है कि ये लड़का हमेशा ही उसकी हिफाजत करता है और उसके बुरे समय में उसका साथ रहता है, इसलिए उसे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए ऐसा सोचते हुए अनु भी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। इनकी बातें सुनकर कसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो माफिया बॉस से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों घर पे आ रहे होते हैं। माफिया बॉस जैसे ही घर पे आता है, वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी सारे फ्लावर रखे हैं, जो कि मरने पे किसी को दिए जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सभी फ्लावर को फेंकने लगता है। नौकरों को बुलाता है और उन फ्लावर को जलाने के लिए कहते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। ये सारी चीजें अनु भी देख रही होती है, इसलिए वो घर के नौकर से पूछती है कि आखिर माफिया बॉस इतने गुस्से में क्यों है। तब नौकर श्राप के बारे में बताता है और बताता है कि इसके बारे में इनके दुश्मनों को भी पता है, इसलिए वो पहले फ्लावर को भेज रहे हैं। ये जानकर अनु के जिससे वो प्यार करने लगी है और जिससे वो शादी करने वाली है, वो इंसान 2 ही दिन के अंदर मर जाएगा, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो माफिया बॉस के लिए कुछ करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं, जो कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तभी यहाँ पे अनु भी आ जाती है। उसे देखकर वो उसे बचाने का फैसला करती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन माफिया बॉस उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अनु को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे माफिया बॉस से डर लग रहा है। ये सुनकर वो रुक जाता है और अपने किए गई गलती के लिए उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि क्या मैं बस तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ। ये सब देखकर अनु को माफिया बॉस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अगले ही दिन से काफी सारे जड़ी बूटियां लाती है और उसे मिलाकर एक सूप बनाती है, जिसे वो पिलाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम कसन को देखते हैं, जो कि ये भी माफिया बॉस से मिलने के लिए आती है और तभी यहाँ पे अनु भी आ जाती है अपने सूप को लेकर, लेकिन इन दोनों को बातें करते हुए देखकर वो वहीं पे रुक जाती है और तभी वो कसन से बातें करते हुए सुन लेती है कि अगर माफिया बॉस अनु से शादी कर लेता है तो वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अनु को पता चलता है कि क्यों माफिया बॉस उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माफिया बॉस जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तब वो खाने पे आता है और नौकर से पूछता है कि अनु कहाँ पे है। नौकर बताता है कि वो यूनिवर्सिटी गई है और अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो लेट से आएगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि उसे खबर करो कि वो तुरंत घर पे आ जाए। तभी माफिया बॉस के पास उसकी कजन कॉल करती है और कहती है कि आज रात का ही समय तुम्हारे पास बचा है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो तुम मर जाओगे। तभी यहाँ पे भागते हुए जे भी आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि अनु घर छोड़कर वापस पहाड़ पर भाग गई है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अनु ने उसका भरोसा तोड़ दिया, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए थोड़ी देर के अंदर पहाड़ पे पहुंच जाता है। पहाड़ पे जब वो अनु को देखता है तब वो गुस्से में उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो उसके क्लोज आता है, वो अनु को इच्छा वृक्ष पेड़ से बात करते हुए सुनता है, जहाँ पे वो उसके बारे में बात कर रही होती है और प्रे कर रही होती है कि माफिया बॉस किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से चाकू निकालती है और अपने हाथ पे कट करते हुए एक ब्लड को अर्पित करती है। ये देखकर माफिया बॉस डर जाता है और जे से पूछता है कि वो क्या कर रही है। जे बताता है कि माचू जनजाति के लोग मानते हैं कि अगर वो इच्छा पेड़ के पास बैठकर अपनी इच्छा बताएं और साथ ही अपने ब्लड को अर्पित करे तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस सुनकर वो अनु के पास आता है और उसे लेकर वो वापस अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, आधी रात को अकेले ही पहाड़ पे चली गई थी, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे इस बात का डर नहीं था, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। वो इमोशनल होती है और माफिया बॉस को उसके लिए की गई हर एक चीज उसे याद दिलाती है और सभी चीजें बारी से याद दिलाने के बाद वो उसे कहती है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं था जो कि मेरे लिए इतना सब कुछ करे, इसलिए अब बारी मेरी है। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करती है और हैप्पी बर्थडे कहती है। तब माफिया बॉस भी उसे किस करने लगता है, दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से माफिया बॉस रुक जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वो इसके साथ रहा तो ये भी मर जाएगी, इसीलिए वो तो उसे किस करना छोड़ देता है। लेकिन इसे माफिया बॉस की हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर अनु को समझ में आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है, इसीलिए वो खुद से ही अपने कपड़े खोल देती है और अपने आप को माफिया बॉस के हवाले कर देती है। ये देखकर माफिया बॉस भी अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाता है और अनु को बिस्तर पे धक्का देता है और फिर उससे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ क्लोज होने लगते हैं और तभी अनु उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो हमेशा ही उसका साथ चाहती है। ये सुनते ही वो रुक जाता है और अपने कपड़े से उसे ढकते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर जे साधु को तुरंत बुलाता है। जब साधु उसकी जांच करती है तो बताती है कि इसकी हालत पहले से अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि इसने समय रहते उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया, इसीलिए अब इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये धीरे धीरे मौत की तरफ जाने लगेगा और आने वाले अगले 4 से 5 दिन में इसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जे और कसन दोनों ही पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये बॉस किसी को ये नहीं बताता है कि वो अनु से प्यार कर बैठा है और इसलिए वो नहीं चाहता है कि अनु की जान उसकी वजह से जाए। सबसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साधु से कोई और रास्ता ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि जाओ कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिस वजह से हम दोनों जिंदा रहे, नहीं तो मुझे अकेले ही दफना देना। कहते हुए वो कमरे से सभी को भगा देता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा होता है वैसे वैसे ये खून की उल्टियां भी करने लगता है। ये देखकर जे उसे दबाव डालता है कि माफिया बॉस जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करे, लेकिन माफिया बॉस ये सारी चीजें करने से साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि साधु कोई रास्ता ढूंढ लेगी।
तभी उसे मिलने के लिए अनु आती है और उसकी हालत के बारे में पूछती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद माफिया बॉस उसे पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो उसे पूछती है कि आज तुम्हारा दिन है, आज तुम कैसे जीना चाहते हो। ये सुनकर माफिया बॉस उसे कहता है कि जैसे वो जीना चाहती है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और बर्थडे के लिए वो पूरे घर को सजाने के बाद बाहर फायर ऑफ करती है और माफिया बॉस उसे देखकर काफी खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन वो अपनी खराब सेहत को अनु को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो ऐसा दिखाता है कि वो ठीक है। और ये सारी चीज देखकर जे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि जे ऐसा नहीं चाहता था कि उसका बॉस किसी लड़की की वजह से मर जाए। और तभी माफिया बॉस के पास साधु कॉल करती है, क्योंकि उसे दूसरा रास्ता मिल गया था। वो बड़ी ही खुशी के साथ बताती है कि अगर आज रात तुम दोनों रिश्ता बनाते हो तो इससे श्राप टूट सकता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। और अगर आज रात तुम दोनों रिश्ता बनाते हो तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। ये सुनकर माफिया बॉस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो जाकर अनु के गले लग जाता है और उसे ये भी कह देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर अनु को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम साधु को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें बताने के बाद कजन से कहती है कि अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है तो मेरे पैसे मुझे दे दो। कजन भी उसे चेक दे देती है और कहती है कि अब से तुम किसी के सामने मत आना, कि अगर तुम किसी के सामने नहीं आओगी तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि माफिया बॉस ने जब अनु के साथ रिश्ता बनाया था तब उसका समय खत्म नहीं हुआ था, वो उसका आखिरी समय था, इसीलिए उसके साथ रिश्ता बनाने की वजह से अनु की मौत हो गई थी। ये सुनकर वो खुश होती है और पैसे लेकर वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन तभी कजन का जो आदमी होता है वो साधु पे हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। कजन कहती है कि मैं कोई भी अब रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे रास्ते से सब खत्म हो जाए ताकि मैं उस इंसान को पा सकूं जिसे मैं हमेशा से पाना चाहता हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में हम माफिया बॉस और अनु को उनके कमरे में देखते हैं। माफिया बॉस शावर लेने के लिए अंदर जाता है और तभी यहाँ पे घर का नौकर आता है, जो कि अनु को एक बॉक्स देता है जो कि माफिया बॉस के लिए आया था। ये देखकर अनु एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद माफिया बॉस ने उसके लिए शादी की ड्रेस मंगाई होगी। लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करके देखती है, वो देखती है कि उसमें शादी की नहीं बल्कि कफन के कपड़े हैं और उसपे उसका नाम भी लिखा हुआ है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाती है और सभी बातों को सोचने लगती है। धीरे धीरे सभी बातें याद करने से सभी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं और जिससे अनु को ये बात पता चल जाती है कि माफिया बॉस उससे प्यार नहीं करता है, वो उसका यूज कर रहा है ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए श्राप को पूरी तरीके से खत्म कर सके इसके फ्लावर वाले बर्थमार्क से, जिससे उसका दिल तो पूरी तरीके से टूट जाता है। और तभी माफिया बॉस भी आता है और आते ही वो उसे किस करने लगता है। लेकिन अनु उसे अपने आप से दूर नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि माफिया बॉस ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जाने से पहले वो उसे एक ऐसा दर्द देगी जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकेगा। ऐसा सोचते हुए वो माफिया बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। लेकिन सुबह होते ही अनु की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर माफिया बॉस उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगाकर अनु को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना 100% देने के बावजूद भी वो अनु को बचा नहीं पाते हैं। ये देखकर माफिया बॉस बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि साधु ने उसकी जान बचाने के लिए उससे झूठ बोला था, इसीलिए वो जे से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि साधु तो शहर छोड़कर ही भाग गई है। अब अनु के मर जाने के बाद माफिया बॉस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ही ज्यादा रोता है अपने किए गए पे, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी ऐसे पर्सन की जान ले ली जिसे वो अभी अभी प्यार करने लगा था। फिर वो उसकी हेयर पिन को देखता है और उसे लेते ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अनु को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलता है, लेकिन जे और उसकी कजन उसे रोकते हैं। वो उसे बताते हैं कि अब अनु मर चुकी है, इसलिए वो उसे छोड़ दे। पहले तो माफिया बॉस ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अनु की मौत हो गई है, लेकिन जब वो उसे विश्वास हो जाता है तब वो कहता है कि ठीक है, अगर वो मर गई है तो मैं इसकी अंतिम विदाई बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम जाओ और तैयारी करो। इन दोनों को भी लगता है कि वो अनु की वजह से थोड़ा सा पागल हो गया है, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर माफिया बॉस के कहने पे अनु को फिर से सजाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन होता है जो उसका मेकअप कर रहा होता है अंतिम विदाई के लिए। लेकिन कुछ घंटों के बाद अनु अचानक से अपना आँख खोल देती है, जिसे देखकर वो इंसान डर जाता है और यहाँ से भागता है इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन अनु उसे रोकती है और कहती है कि मेरे बारे में किसी को भी मत बताओ कि मैं जीवित हूँ। तो अपने मौत के नाटक को जारी ही रखती है। माफिया बॉस यहाँ पे अपने कुछ लोगों के साथ अनु की अंतिम विदाई के लिए आता है, जहाँ पे उसे कुछ समय के अंदर ही अनु की झूठी राख मिल जाती है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो उसकी अंतिम विदाई के लिए वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ से अनु भी इसी हॉस्पिटल से निकल जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब सीन कट होता है और आगे सीन हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे अनु एक बेटी की माँ होती है और उसके बेटी के कंधे पे भी सेम उसी कलर का बर्थमार्क होता है। अनु ने अपनी बेटी आना को सभी चीज काफी अच्छी तरीके से सिखाई होती है, इसीलिए आना सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है। लेकिन श्राप तोड़ने की वजह से अब अनु की तबीयत खराब रहती थी और वह हमेशा ही खून की उल्टियाँ किया करती थी। और डॉक्टर ने भी उससे बता दिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो सोचती थी कि उसके मर जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं, जो कि अपने कजन के साथ होता है और इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसका नाम मैंगी होता है और वो कजन की बेटी होती है। लेकिन उसका पिता कौन होता है ये तो अभी कहानी में बताया गया नहीं होता है। लेकिन जो मैगी होती है वो माफिया बॉस को ही अपना पिता मानती है और उसे हमेशा ही डैड कहके बुलाया करती थी, जिस वजह से माफिया बॉस उसे हमेशा डांटा करता था कि वो उसका डैड नहीं है, लेकिन मैगी हमेशा ही उसे अपना पिता कहती थी। आज ये भी मैगी को स्कूल छोड़ने के लिए आए होते हैं और
तभी अनु इन तीनों को साथ में देख लेती है, जिसे देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये तीनों साथ में है। इससे अनु को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अनु अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है और ये सारी चीजें माफिया बॉस भी देख रहा होता है। ये देखकर वो सामने जाता है मदद करने के लिए, लेकिन कजन उसे रोक लेती है। ये देखकर वो एम्बुलेंस को कॉल लगा देता है। थोड़ी समय के बाद अनु को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसकी जाँच करते हैं और छोटी बच्ची को बताते हैं कि उसकी माँ को सर्जरी की जरूरत है, इसलिए अगर जल्दी सर्जरी नहीं की गई तो उसकी माँ मर जाएगी, इसलिए वो जाए और किसी बड़े को बुलाकर लेकर आए। सुनकर आना डॉक्टर को बताती है कि उन दोनों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और उसकी माँ सब्जी बेचा करती है और जितने भी पैसे उसके पास हैं वो सारे पैसे डॉक्टर को देती है और कहती है कि वो उसकी माँ की जान बचाए। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इतने पैसों में उसकी माँ की सर्जरी नहीं हुई है। ये सुनकर वो बहुत ही मासूमियत के साथ वापस से घर पे आ जाती है और पैसे जुटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अभी भी उसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो हमेशा ही पैसों के बारे में ही सोचा करती थी। जब वो स्कूल में होती है तब वो अपने दोस्तों को बात करते हुए सुनती है कि उन्हें बाहर से सामान चाहिए, लेकिन गर्मी की वजह से वो बाहर जा नहीं रही है। ये सुनकर वो उनसे कहती है कि वो उनके लिए चीजें ला सकती है, लेकिन बदले में उन सभी को आना को पैसे देने होंगे। ये सुनकर वो मान जाते हैं और ये सारी बातें मैंगी भी सुन रही होती है, जिसके पास काफी पैसे होते हैं। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मेरे लिए बाहर से दूध लेकर आओ, वो भी ठंडा। आना उसकी बात मान लेती है और बाहर से उसके लिए ठंडा दूध लेकर आती है, लेकिन मैंगी जो कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती है वो आना को परेशान करने लगती है। वो उसे बार बार बाहर वाले शॉप पे भेजती है, ये कहते हुए कि दूध गर्म हो गया है, उसे ठंडा दूध पीना है, जिस वजह से कई बार तो आना चल जाती है। लेकिन जब मैगी उसे धक्का देती है तब वो उसका काम करने से मना कर देती है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गिरे हुए दूध पर उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि आसपास के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं तब वो आना पे इल्जाम लगा देती है कि आना ने उसे धक्का दिया था, जिस वजह से वो नीचे गिर गई है। तब यहाँ पे टीचर और बाकी पेरेंट्स भी आ जाते हैं। कजन भी यहाँ पे होती है और वो अपनी बेटी को ले जाने वाली होती है, लेकिन मैगी अपनी माँ को देखते ही आना के बारे में झूठ बोलने लगती है, जिस वजह से कजन आना पे गुस्सा हो जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए उसे धक्का दे देती है। लेकिन तब यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है, जो कि आना को पकड़ लेता है। जब वो उसे पहली बार देखता है तब उसे छोटी सी बच्ची में अनु का चेहरा दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये छोटी बच्ची उसकी जैसी क्यों देख रही है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। आना सब कुछ बताती है, लेकिन कजन जो कि अपनी बेटी को बचाना चाहती थी वो बीच में ही झूठ बोलने लगती है, जिस वजह से माफिया बॉस उसकी बातें नहीं सुन पाता है। आना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और इसी चक्कर में वो हेयर पिन भी नीचे गिर जाता है। क्लास टीचर काफी अच्छी होती है, जो कि आना को समझती है और कहती है कि तुम्हें उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे एडमिशन को रद्द करा देंगे। आना बात मान लेती है। वो जाने वाली होती है तभी उसे हेयर पिन मिल जाता है, जिसे लेकर वो कहती है कि जब वो उस पर्सन से दोबारा मिलेगी तब वो उसके हेयर पिन को लौटा देगी। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं, जिसे अभी भी अनु के बारे में सपने आ रहे होते हैं और बार बार वो सपने से जग जाता है। जब वो जगता है तब वो देखता है कि उसके पास हेयर पिन नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जे पे अपना गुस्सा निकालने लगता है और उस हेयर पिन को जे को ढूंढने के लिए कहता है। तभी उसे उस छोटी बच्ची का ख्याल आता है और वो उस छोटी बच्ची का मदद करने का फैसला करता है। वो कहता है कि स्कूल में एक बच्ची है जिसका नाम आना है, वो काफी प्रॉब्लम में है, तुम उसकी मदद कर देना। ये सुनकर जे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आना कुछ पैसे लेकर डॉक्टर के पास वापस जाती है और उसे पैसे देती है। डॉक्टर कहता है कि इतने पैसों में तुम्हारी माँ का सर्जरी नहीं हो सकता है। आना बताती है कि वो बाकी के पैसे भी जल्द लाकर दे देगी। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ जे जो होता है वो आना के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि आना ने स्कूल छोड़ दिया है और शायद वो हेयर पिन भी उसके पास थी और उसने उसे बेच दी। ये बात थोड़ी कंफर्म नहीं है। ये सुनकर तो माफिया बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम आना को देखते हैं, जो कि कुछ चीजें रोड पे बेचने के लिए जा रही होती है और तभी वो एक माँ और उसकी बेटी को देखती है। बेटा जो कि अपना खाना फेंक देता है वो उसके खाने को उठाकर खाने लगती है और इसके बाद वो वहीं पे लाल धागा बेचने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे एक आंटी आती है, जो कि इसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो अपने सभी प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि वो इसकी मदद इस रेड धागे को खरीद कर सकती है। ये सुनकर आंटी भी उससे रेड धागा खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे माफिया बॉस और जे भी आ जाते हैं। वो आना से उस हेयर पिन के बारे में पूछते हैं। जब पूछता है कि क्या तुमने उसे बेच दिया है, तब वो मना करती है और उस हेयर पिन को उसे देती है। तब उसे जे कहता है कि तुमने इसे पहले हमें क्यों नहीं लौटाया था। आना बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसे इस हेयर पिन को किसे और कहाँ देना है, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख ली थी। लेकिन जे उस पे चोरी का इल्जाम लगाता है और साथ ही माफिया बॉस को भी आना थोड़ी सी नापसंद आने लगती है सिर्फ उस हेयर पिन को अपने पास रखने की वजह से। इसलिए वो उसे कहता है कि जल्दी से उस हेयर पिन को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो सोचती है कि ये अमीर लोग हैं, अगर वो इस हेयर पिन के थ्रू कुछ पैसा कमा सकती है तो शायद वो अपनी माँ की जान बचा सकती है। उसे पता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन वो अपनी माँ की जान बचाना चाहती थी। इसलिए वो माफिया बॉस से कहती है कि अब तो मैं ये इस हेयर पिन को आपको तभी दूंगी जब आप मुझे पैसे दोगे। लेकिन इससे माफिया बॉस गुस्सा हो जाता है और जे से उसके सभी सामानों को यहाँ से हटाने के लिए कहता है। जैसे जे सभी चीजों को हटाता है, उसके नीचे आना और अनु की तस्वीर होती है, जिसे आना ले लेती है और अपनी माँ को देखने लगती है। ये देखकर
माफिया बॉस उसे पैसे दे देता है क्योंकि वो अना को पहचान नहीं पाता है और न ही वो तस्वीर देख पाता है। इसके बाद उसे हेयर पिन मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तब वो कसन और उसकी बेटी से बात नहीं करता है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद उस छोटी बच्ची की वजह से ही माफिया बॉस इन्हें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बात करते हुए सुना था कि कुछ समय पहले वो छोटी बच्ची से मिलने के लिए गया था। इसीलिए वो उस छोटी सी बच्ची से बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और पता लगाती है कि उसकी माँ कौन है और इसके इलाज को बीच में ही रोक देती है अपने पैसों की दम पे। इधर दूसरी तरफ आना सभी पैसे लेकर डॉक्टर के पास आती है अपनी माँ के इलाज के लिए। तब वो साफ साफ मना कर देता है उसकी माँ के इलाज करने के लिए। ये देखकर वो कहती है कि मैं पैसे तो पूरे लेकर आई हूँ। तब वो बताता है कि वो इसका इलाज नहीं कर सकता है क्योंकि उसने इस शहर के सबसे अमीर इंसान को नाराज किया है और उन्होंने इसके इलाज को पूरा करने से साफ साफ मना कर दिया है। ये देखकर वो कहती है कि ठीक है। वो दूसरे डॉक्टर के पास आ गई। फिर वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए कई सारे डॉक्टर से मिलती है, लेकिन कोई भी उसकी माँ की जान बचाने की कोशिश भी नहीं करता है। आना बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद वो फैसला करती है कि वो उस इंसान के पास से आएगी और उसे मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए सभी डॉक्टर को मनाएगी। फिर वो किसी तरीके से पूछते पूछते माफिया बॉस के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो घर के नौकर से मिलती है। नौकर को ऐसा लगता है कि शायद आना मैगी की फ्रेंड है, इसलिए वो उसे घर में ला देता है। लेकिन जब वो छोटी सी आना को देखता है तब उसे भी अनु की याद आ जाती है। आना जब घर के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि आज माफिया बॉस की वाइफ की बर्थडे की तैयारियां चल रही होती है, जहाँ पे अनु की तस्वीर भी लाई जाती है। और जैसे ही अना उस तस्वीर को देखती है वो उसे देखते ही कह देती है कि वो उसकी माँ है। आवाज सुनकर माफिया बॉस भी उसके पास आता है और पूछता है कि तुमने अभी भी क्या कहा। वो बताती है कि तस्वीर वाली लड़की उसकी माँ है, लेकिन माफिया बॉस उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। उसे लगता है कि शायद ये फिर से झूठ बोल रही है, लेकिन आना उसके सामने झुक जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि उससे पता होता है कि इसी पर्सन की वजह से उसकी माँ की ऑपरेशन को रोक दिया गया है। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि डॉक्टरों से कॉल करके बात कर दे कि डॉक्टर उसकी माँ की सर्जरी कर दे। ये सुनकर वो नौकर की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा बात हुआ है। तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसलिए माफिया बॉस आना को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन आना उसे कहती है कि वो झूठी नहीं है, उसकी माँ इस समय हॉस्पिटल में है और उसकी माँ का नाम अनु है। तब यहाँ पे एक नौकरानी आती है आना को लेकर जाने के लिए, लेकिन माफिया बॉस उसे रोकता है और पूछता है कि उसकी माँ का नाम है। तब वो अनु बताती है, लेकिन वो सोचता है कि उसने अपने हाथों से अनु को अंतिम विदाई दी थी, तो आखिर वो जिंदा कैसे हो सकती है। और तभी नौकर को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ का नाम सेम हो सकता है, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन अब माफिया बॉस छोटी लड़की की साइज देकर गुस्सा हो गया होता है, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह देता है। नौकरानी भी उसे घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो यहाँ से ना जाने का फैसला करती है। वो कहती है कि जब तक ये लोग उसे माफ नहीं कर देती हैं और उसकी माँ की सर्जरी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। वो घुटने पे खड़ी हो जाती है और बाहर बारिश भी हो रही होती है। घर का नौकर बॉस को बताता है कि अभी भी छोटी बच्ची बाहर आपका इंतजार कर रही है, आप एक बार हॉस्पिटल में फोन करके कह क्यों नहीं देते हो। ये सुनकर वो कहता है कि जब मैंने मना ही नहीं किया तो मैं क्या करूँ। तभी कसन की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और माफिया बॉस को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो वो बाहर जाता है तब वो छोटी बच्ची को देखता है। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अभी भी अड़ी होती है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे मॉम के ऑपरेशन को नहीं रोका है, लेकिन कसन को ऐसा लगता है कि कहीं उसका पोल न खुल जाए, इसलिए वो अपनी बेटी के सहारे उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। और तभी काफी देर बारिश में रहने की वजह से आना की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है, जिस वजह से उसे आना को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जब वो रास्ते में होते हैं तब छोटी बच्ची अपनी माँ का ही नाम ले रही होती है, कर वो उसके बालों को सहलाता है और तभी आना जग जाती है। वो उसे थैंक्स बोलती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, साथ ही सॉरी बोलती है कि उसने उसके गार्ड को गंदा कर दिया। कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के कुछ गार्ड को देखते हैं जो कि अनु को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल से बाहर फेंक देती हैं। और तभी अना अपनी माँ को देखती हुई उसके पास आ जाती है और कहती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताते हैं कि पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए इसकी यही जगह है। और तभी यहाँ पे माफिया बॉस भी आ जाता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर आना भी उसके पैरों को पकड़ लेती है और अपनी मॉम की जान को बचाने के लिए उससे कहने लगती है। कसन ये देखकर डरने लगती है कि कहीं उसका पोल न खुल जाए, इसलिए वो अपनी बेटी के सहारा लेती है और माफिया बॉस को अंदर लेकर जाने लगती है। जब वो अंदर जा रहा होता है तभी उसे अनु की आवाज आती है, जो कि बेहोशी की हालत में भी अपनी बेटी का नाम ले रही होती है। आवाज सुनकर माफिया बॉस रुक जाता है और जब वो पीछे पलट देखता है तब वो अनु को पहचान लेता है। भागते हुए इसके पास आता है, उससे गले से लगा लेता है, लेकिन इस समय तक वो खून की उल्टियां कहने लगती है। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। कई घंटों तक अनु की सर्जरी चलती है और इसके बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब वो अनु के बारे में माफिया बॉस को बताते हैं। वो बताते हैं कि हमने तो सर्जरी कर दी है, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर है, अगर वो सर्जरी से रिकवर नहीं हो पाती है तो वो मर जाएगी। फिर माफिया बॉस अपनी बेटी को देखता है, जिसे देखकर वो गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उसकी बेटी है। कुछ समय के बाद अनु की आंखें खुलती है और जब वो अपने सामने माफिया बॉस को देखती है तब वो गुस्सा हो जाती है और उसे अपने आप से दूर करती है। ये देखकर वो अना को कुछ समय के लिए कमरे से बाहर भेजता है। इसके बाद वो अनु से मिलता है, लेकिन अनु से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसलिए जैसे ही माफिया बॉस आना के बारे में उसे पूछता है तब वो कह देती है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो शादीशुदा है और अब वो किसी और के साथ है। ये सुनकर माफिया बॉस को बुरा लगता है, इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाता है और जे को 6 साल पहले हुई सभी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। कसन भी ये सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम अनु और आना को देखते हैं, जो कि समय से पहले ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद अनु छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ बॉस उसके बारे में ही सोच रहा होता है। कुछ समय के बाद जे उसके पास आता है और बताता है कि मकान मालकिन ने बताया है कि पिछले 6 सालों में अनु के साथ उसने किसी भी मर्द को नहीं देखा है। ये सुनकर उसे ऐसा लगता
लगता है कि शायद अना उसकी बेटी हो सकती है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे बताता है कि अब वो हॉस्पिटल में नहीं है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है, लेकिन काम के समय उसकी हालत खराब होती है, जिस वजह से आसपास के लोग उसकी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है जो कि उन लोगों को पीट देता है और फिर वो अनु को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उससे अभी भी नाराज होती है, इसलिए वो उसका साथ नहीं देती और वहाँ से चली जाती। कजन भी शायद ये देख रही होती है और इसीलिए वो सोचती है कि वो माँ और बेटी दोनों को ही खत्म कर देगी। नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आई होती है। तभी यहाँ पे कोई आता है और उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। जब अनु अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि सामने कजन है, जिसे देखती ही वो तुरंत किसी के पास कॉल लगा देती है। कजन इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए जो कुछ भी उसने बात दबा कर रखी होती है वो सारी बातें कह जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को अलग करने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम दोनों फिर से मिल गए। ये सुनकर अनु को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम माफिया बॉस को देखते हैं जो कि अनु को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है और काफी ज्यादा ड्रंक कर रहा होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल को रिसीव करता है तब वो अनु की कॉल होती है, जहाँ पे वो अपनी कजन और अनु की बातें सुनने लगता है, जिससे इसे भी अपनी कजन की असलियत पता चल जाता है और इसीलिए वो जे से उन दोनों का लोकेशन ढूंढने के लिए कह देता है। इधर कजन अनु पे इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसे जान से मारने के लिए खंजर का यूज करती है, लेकिन तभी यहाँ पे माफिया बॉस आ जाता है, जिसे देखते ही कजन अनु की गर्दन पे खंजर रख देती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वो कहती है कि माफिया बॉस, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी, लेकिन तुम पता नहीं इस लड़की को कहाँ से लेकर आ गए। तो अगर तुम इस लड़की को मरने दो और मेरे साथ जिंदगी बिताओ। ये सुनकर वो उसके सामने झुक जाता है, जिसे देखकर कजन जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम ये सब करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अनु भी उसे ऐसा करने से रोकती है और जे भी उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हमारे पास काफी सारे लोग हैं, हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन माफिया बॉस कहता है कि वो अनु के लिए अब कोई भी खतरा नहीं चाहता है, इसीलिए वो उसके सामने झुकेगा। कजन को ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम इसके भी मत हो। वो उसके सामने खंजर फेंकती है और कहती है कि इससे तुम अपनी जान ले लो। ये सुनकर वो खंजर को उठाता है और अपने पेट में घोंप देता है, लेकिन वो इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं रहती है। वो अनु पे हमला करने वाली होती है, लेकिन जे सही मौके पर सामने आता है और खंजर को पकड़ लेता है। साथ ही बॉडीगार्ड भी आते हैं और कजन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। जिस सामने आता है और अनु के रस्सी को खोल देता है। फिर अनु भागते हुए माफिया बॉस के पास आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे घर पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, जिस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर होश में आ जाता है। लेकिन अनु अभी भी उसे नाराज थी, इसीलिए वो उसे बात नहीं करती है। माफिया बॉस उसे बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला करता है और अपनी जिंदगी को त्यागने का फैसला करता है, जिसके बारे में जब अनु को पता चलता है तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही जे उसे एक बड़ा सा बॉक्स भी देता है। जब उसे ओपन करती है तब उसे पता चलता है कि माफिया बॉस ने तो उस समय उसके शादी के ड्रेस के लिए ही उसका नाप लिया था। सारे ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो फिर से माफिया बॉस के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब तो माफिया बॉस ने अपनी जिंदगी त्याग देने का फैसला किया होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन तभी जो इच्छा पूरा करने वाला वृक्ष होता है उसकी शक्तियाँ यहाँ पे आती हैं और माफिया बॉस को पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं, जिसे देखकर अनु बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद ये लोग एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और इसी स्वीट और हैप्पी एंडिंग पे इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड कैसा था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।